So, okay, friends, welcome. And today is, I think it is lesson number seven. Lesson number seven. And I'm sorry, Kal, I couldn't make it yesterday because I had some last minute pressing engagements which I had to attend to urgently. So I couldn't be with you yesterday. So today, from today, we are going to start the uh, KP predictions or analysis or the judgment part, whatever you may call it. And before that, before starting with that, मैं आप लोगों से खाली I just want to ask you all whether you are absolutely now clear on the concepts of significators and then sublords, the cuspal sublords, the planetary sublords, the role of untenanted planets. वैसे तो we will be, sort of as we go along, those concepts will keep repeating and we'll keep discussing them. तो अगर कहीं उसमें आप लोगों को कोई डाउट पीछे का भी रहता है तो यू कैन ऑलवेज स्टॉप मी एंड आस्क. तो हम ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि सारे बेसिक्स हमने कवर कर लिए हैं. अभी देखिए देयर आर सर्टेन थिंग्स लाइक आई यूज्ड टू टेल माय वैदिक बैच आल्सो, जो कि एक तो देखिए मेरे कोर्सेज जो होते हैं, बोथ माय कोर्सेज वैदिक एज वेल एज केपी, they are very short duration courses, short duration in the sense ki 50 hours or approximately 28, 29 or 30 classes of 1.5 hours each, average 1 to 1.5 hours. तो उसमें जो मेन मुद्दे होते हैं जो मैं समझता हूं कि पढ़ाना चाहिए, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम, जैसे हमने वैदिक में भी बोला था, सेम थिंग आई एम रिपीटिंग अगेन हियर, characteristics of planets and characteristics of houses, है ना, कौन से planets का कौन सा कलर होता है, etc etc, all that, वो हम नहीं पढ़ाते हैं because that is actually textbook stuff. वो you can pick up in any of, कोई भी आप एस्ट्रोलॉजी की टेक्स्ट बुक को पिकअप कर लेंगे तो उसमें आप लोगों को मिल जाएगा. हाँ, एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे वैदिक के स्टूडेंट्स ने तो एक्चुअली इट हैड स्किप, मेरे दिमाग से वो निकल गया था. वैदिक के स्टूडेंट्स, वैदिक में तो हमने पढ़ाया था वो चीज, बट सिंस यू ऑल आर केपी स्टूडेंट्स एंड आई बिलीव ऑल ऑफ यू जो अभी नए केपी वाले ज्वाइन किए हैं, तो केपी के बेसिक्स आप लोगों को पता है, ये मैं प्रिज्यूम करके चलता हूँ. सो थिंग्स लाइक व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेकंड हाउस, दैट इज इंपॉर्टेंट. आई मीन दैट इज टेक्स्ट बुक स्टफ तो है, बट वी नीड टू नो सेकेंड हाउस से हम क्या देखते हैं, थर्ड हाउस से क्या देखते हैं. ऑल माई वैदिक स्टूडेंट्स नो, वैदिक में और केपी में उसमें कोई फर्क नहीं है. सेकेंड हाउस से क्या देखते हैं, थर्ड हाउस से क्या देखते हैं, फोर्थ हाउस, what do we see from the fourth house? Like, we see the mother, we see vehicles, we see property, we see assets. फिफ्थ हाउस से हम क्या देखते हैं, इमोशंस देखते हैं, इंटेलिजेंस देखते हैं. सिक्स्थ हाउस से क्या देखते हैं, हेल्थ देखते हैं. So do I need to give you a graphical presentation on that also, or is it okay, so that उसमें फिर एक क्लास हमारा चला जाएगा. I have that graphic ready with me, not right now. I can, tomorrow I can do it. वो कुछ है नहीं, even if you don't know. If you want it, I'll devote a class to that. Not a full class maybe, but say about half an hour. So what each house represents. वो अगर करना है तो हम करेंगे, but since KP, whoever does KP, I presume that you have a basic knowledge of, basic background and knowledge of astrology. That is why वो चीज हमने इसमें skip कर दिया है. If you all tell me, आप लोग सोच लीजिए, आप मैसेज कर दीजिएगा, then I'll एक मैं क्लास उस पर रख दूंगा. You know what I'm trying to tell you, what we see from the first house. फर्स्ट हाउस से जैसे हम लॉन्गेविटी देखते हैं, आज हम लॉन्गेविटी का ही मेरा क्लास है, हाउ टू जज लॉन्गेविटी. सेकंड हाउस से हम क्या देखते हैं, एक्यूमुलेटेड वेल्थ देखते हैं, स्टेटस देखते हैं. थर्ड हाउस से हम क्या देखते हैं, थर्ड हाउस से हम यंगर ब्रदर को देखते हैं, इंटर एलिया. फोर्थ हाउस से एडुकेशन, इंटर एलिया, मदर, एडुकेशन, एसेट्स. फिफ्थ हाउस इंटेलिजेंस, सिक्स्थ हाउस फाइनेंशियल स्टेटस,
and health, disease. 7th house, marriage. 8th house, longevity, obstructions. 9th house, in Vedic, it's general fortune. In KP, 9th house is father, and then long journeys, going abroad. 10th house is profession. 11th house is house of gains, the most important house. 12th house is, 10th house is a malefic house. उसमें हम malefic house में वैसे amongst the bad things we see जो देखते हैं वो separation. It is a separating house. ये generally expenditure का है, loss का है, separation का है. Amongst the positive parts, it can take you abroad. Negative में again it shows imprisonment, etc., etc. So that graphic presentation I am omitting. If you tell me, I'll just discuss about half an hour. कल मैं एक डाल दूंगा अगर आप लोग बोलेंगे. But I don't think it's very important. So in my, this 3 months course or this 50 hours course, I will generally, like I have done in Vedic. Vedic, of course, it's all absolute from beginners थे, तो उसमें हमने काफी ABCD से पढ़ाया था. But KP में अभी जैसे हमने सारा आपको concepts clear कर दिया है. Significator क्या होता है? Then planetary sublords क्या है? Cuspal sublords क्या है? Untenanted planets क्या है? All those, I hope and I'm sure you must have, वो grasp आपका हो गया होगा, clear हो गया होगा. Anyway, we'll proceed. Today is our class on longevity. आयु निर्णय जिसको बोलते हैं. What your life promises, how long your life is going to be. That is an important part. जो कि in any horoscope, when you're going to analyze a horoscope, especially horoscope of a newborn child, it's very important. There is a myth in astrology, Indian astrology, that till the age of 12 बच्चों का horoscope नहीं देखना चाहिए. That is a myth. Okay, I don't know why that myth has come, but as soon as a child is born, it is my advice to all of you, and you should be advising your clients, newborn babies का तो जरूर से देखना चाहिए हमें horoscope, especially from the longevity and health angle. And so anyway, we'll discuss that in detail today. So I'm going to start. You tell me about what I have just spoken to you regarding what each house represents. If you want a graphic presentation on that, I'll do it. I have it ready. वो मैं खाली उसको मेरे को डालना पड़ेगा. So tomorrow I can come prepared with it if you tell me. Okay. So I'm going to share a screen. कोई और रह गया? All of Sushant has not joined. Anyway, let's see. Sumant, sorry. मैं स्क्रीन खोल रहा हूँ. आएगा तो आप लोग बता दीजिएगा स्क्रीन. आ गया ना? देखिए, judgment of longevity. Longevity means the span of your life. Okay, and of course in KP when we are talking about natal astrology. Okay, now KP, always remember, we'll be studying horary astrology separately, and after doing a few chapters, because the basics of horary and natal, they are more or less the same. See, the principles of judgment, both for horary and for natal. 1 second, 1 minute. देखिए, KP एस्ट्रोलॉजी में natal है, and that is in Vedic also. Natal है and horary है. Horary means prashna paddhati. The principles of judgment for both are the same, except that in KP horary, there's this concept of retrograde planets. We'll come to that later. But as I have told you that when we are talking about natal horoscopes in KP,
time of birth, the accuracy of the time of birth is of essence. Time of birth की बहुत importance है. As I at the cost of repetition, time of birth, if it is out by 8 to 10 to 12 minutes, then that can result in all your sublords changing, and then predictions can go wrong. Whereas in horary, that will not be the case. Anyway, judgment of longevity, ये हम मान के चल रहे हैं natal astrology में judgment of longevity. This is a very very sensitive matter that we'll discuss. Points में भी हमने लिखा है. This is a very sensitive matter. Whenever you judge somebody's longevity, and you have to sort of convey to him that, especially when the life that you're analyzing, आप देखते हैं कि बहुत short life है, you have to handle it very very tactfully. Okay, so anyway, of essence is the time of birth. Time of birth, why? Because time of birth is not accurate, then the sublord of the ascendant may change. Sublord of the ascendant may change, and for longevity, the pivot, around which we judge longevity in a natal horoscope through the rules of KP astrology, हमें sublord of the ascendant को देखना पड़ता है. So rules regarding judgment of longevity. Number 1, check out the connections of the ascendant sublord. Okay, check out the connections of the ascendant sublord. यानी कि ascendant का जो sublord है, उसके क्या significations हैं या connections हैं, that you have to check. See, if this sublord, any planet, if this sublord is connected to the Marak Sthanas, we'll come to what a Marak Sthan is. The Marak Sthanas and or Badhak Sthanas, without having connections with the life-giving bhavas, longevity is to be judged as short. Short longevity में क्या है, मारक स्थान क्या है, बाधक स्थान क्या है, वो अभी हम नीचे देखेंगे रूल्स में. Sublord of the ascendant, if it is signifying the Marak Sthan or the Badhak Sthan without having strong connections with the life-giving planet, life-giving houses, then longevity judged is short longevity. What short longevity is, that also we will see. If this, now point number 3, if this sublord has connections with the Marak Sthanas and or Badhak Sthanas, and also with the life-giving houses, longevity is going to be up to middle age. Okay. If this sublord has connections only with life-giving houses, longevity is long, that is full longevity. तो 3 देखिए 3 conditions हैं, 3 नहीं है 4 हैं, चौथे पर हम आएंगे. One is if the ascendant sublord is connected to the Marak Sthan, Badhak Sthan. आप लोगों ने सुना होगा, all of you must have heard that certain houses in the horoscope are Marak Sthan तो आपने सुना ही होगा, Badhak Sthan, I don't know how many of you are familiar with Badhak Sthan. Marak Sthan, as you would have heard, even in Vedic astrology, Marak Sthan has the 2nd house and the 7th house in any horoscope. They are called the Marak Sthan, death-giving houses. Okay, and then there is a Badhak Sthan also, which is also a death-giving houses, which is also a death-giving house. Okay, so if this sublord has connections, if the sublord of the 1st house of the ascendant is connected to the Marak Sthan, Badhak Sthan, Marak Sthanas and the Badhak Sthanas without having connections with the life-giving houses, then longevity promised is short. अगर sublord 1st house का लग्न का sublord के connection मारक स्थान बाधक स्थान से हैं और साथ साथ लाइफ गिविंग हाउसेस के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस नहीं हैं, तो फिर लाइफ को हम शॉर्ट जज करते हैं. अगर इस सबलॉट के कनेक्शंस मारक स्थान से हैं, बाधक स्थान से भी, लेकिन साथ साथ लाइफ गिविंग हाउसेस के साथ भी है, तो हम लाइफ को मिडलिंग हम करेक्ट करते हैं.
और अगर इनके अगर सबलॉर्ड का अगर लग्न के सबलॉर्ड का कनेक्शन जो है वो सिर्फ लाइफ गिविंग हाउसेस के साथ है और मारक स्थान बाधक स्थान के साथ नहीं है, तो हम लंबी जिंदगी जो है की उम्मीद करते हैं। इसमें और भी क्वालिफिकेशन है, खास करके न्यू बॉर्न बेबीज में अगर फर्स्ट हाउस सबलॉर्ड मारक स्थान बाधक स्थान के साथ कनेक्टेड है और लाइफ गिविंग हाउसेस के साथ भी कनेक्टेड है, लेकिन अगर मेडिकल कंडीशंस उस बच्चे के ठीक नहीं है, तो in that case, in the case of in the case of a newborn baby, in the case of a newborn baby, if this ascendant sublord is connected to Marak Sthan, Badhak Sthan, at the same time connected to life-giving houses also, but if the baby is born with some serious medical conditions, then life is to be judged as short life, or even at times balarisht. Balarisht is very short life. We'll see what short, long, middle, and balarisht is. Okay. Now, life-giving houses or bhavas are 1, 3, and the 8th houses. Okay. Marak sthanas, देखिए ये नीचे point number 6. Marak sthanas for all ascendants are the 2nd and 7th bhavas. हर एक हॉरोस्कोप में 2nd और 7th हाउस को मारक स्थान बोला जाता है. Don't confuse, don't say that the strength of we are just studying. Today's class is, it is confined and restricted to longevity only. तो 2nd and 7th हाउस आपको मालूम है कि हॉरोस्कोप में 2nd और 7th हाउस के और भी significations होते हैं. Okay, like 2nd house is one of the most important houses. It also signifies your accumulated wealth, your status, etc. Okay, but that will only come. The question of accumulated wealth and status only come if you have a long life. So first of all, we have to see in any horoscope, especially in the horoscope of newborn children, you must judge the longevity of the child. तो हर एक हॉरोस्कोप में मारक स्थानास फॉर ऑल असेंडेंट्स आर 2nd and 7th पावर्स. देखिए बाधक स्थान फॉर मूवेबल राशि. अभी बाधक स्थान क्या होता है? दे आर एज बैड, दे आर ऑल्सो डेथ इन्फ्लिक्टिंग हाउसेस. मारक स्थानास आर डेथ इन्फ्लिक्टिंग हाउसेस. बाधक स्थानास आर ऑल्सो डेथ इन्फ्लिक्टिंग हाउसेस. They are in fact, they have their degree of giving death, their strength for giving death is considered to be more than the मारक स्थानास. तो बाधक स्थान कौन से होते हैं? बाधक स्थाना for movable राशि ascendant is the 11th cusp. For fixed rashi ascendants, it is the 9th bhava, and for dual ascendants, it is the 7th house. So बाधक स्थान for movable rashis is the 11th house. For fixed rashis, it is the 9th house. And for dual rashis, it is the 7th house. Now, which are the movable rashis? Movable rashis are Aries, Cancer, Libra, Capricorn. ठीक है? 1, 4, 7 और 10. ठीक है? 1, 4, 7, 10. Aries, Cancer, Libra, Capricorn, these are movable rashis. Fixed rashis are Taurus, Leo, Scorpio, Aquarius. Dual rashis are Gemini, Virgo, Sagittarius and Pisces. तो movable राशि के लिए the बाधक स्थान is the 11th house. Fixed rashis के लिए the बाधक स्थान is the 9th house, and dual rashis के लिए the बाधक स्थान is the 7th house, same as the 7th marka houses. Okay. Now, some further notes. The 6th, weak 8th, 12th bhavas are also not good for longevity. 10th bhav is also 2 is considered not negative for longevity. Okay. 10th, why? Probably because it is the 12th house to the 11th, which is supposed to be an improving house. So 10th is also not good for longevity. आयु के लिए 6th, 8th, 12th. 8th, weak 8th and 12th bhavas. 6th,
not good for longevity. 10th bhav is also considered not good for longevity. Also judge the strength of Saturn, which is the natural significator for longevity. Short lifespan is up to 33 years. Middle life 33 and one third hota hai. I have just written 33 years. Middle lifespan is up to 66 years, and full lifespan is up to 100 or beyond. काल पुरुष का लाइफ स्पैन 120 years होता है, तो 100 years तक हम full life span मानते हैं. So anybody, with a short lifespan is promised a longevity up to 33 years, middle lifespan is up to 66 years, and full lifespan is up to anywhere between 66 to 100. Life up to 8 years falls under the Balarishta Yoga. That is, very bad combinations. Before venturing into predicting longevity in a natal horoscope, ensure that the time of birth is very accurate. Otherwise, do not predict, as it is a very sensitive matter. Even otherwise, answer very tactfully regarding longevity issues. Time of birth, जैसा कि मैंने बात किया, बहुत sensitive matter है, तो इसमें हमको unless and until हम sure है about the time of birth, then don't predict. आप मत predict कीजिए. Newborn babies के case में भी, if you're not sure about the time of birth, आप मत prediction कीजिए. Sure है, तब आप prediction कीजिए. But otherwise also, if you see something, something serious, even if you're not very sure about the time of birth, but you feel that things are not very promising, you can warn the parents or whoever has come to you with the horoscope. Another thing that I have forgotten to put here is that remedial measures, जो है ना, longevity बढ़ाने में they are considered to be good remedial measures. Definitely can add a few years to the longevity. 100% काम करता है. Newborn babies के भी case में, unless and until the combinations are very, 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 very bad. Okay, remedial measures do play a part. These are some of the rules regarding to longevity in कृष्णमूर्ति पद्धति. वैदिक में भी हमारे जो वैदिक के स्टूडेंट्स हैं, वैदिक में भी आपने पढ़ा होगा, वैदिक में भी रूल्स मिलते जुलते हैं. Some rules are different, but the two cases that I have chosen for presentation today, both the cases हमने अपने वैदिक क्लास में भी 2 केस पुटअप किया था, और वो वैदिक से भी शॉर्ट लाइफ स्पैन के केसेस हैं. वैदिक में भी, एंड दो दे आर 2 लाइव केसेस व्हिच आई नो, मेरे बहुत नजदीकी लोगों के हैं वो. तो वैदिक में भी हमने जो हॉरोस्कोप्स आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ, वो वैदिक में भी हमने डिस्कस किया था, और दोनों विधियों से, वैदिक से भी और केपी से, the same results were found. Okay, I judged both the horoscopes through Vedic as well as through KP. And फिर से मैं बोलता हूं कि वैदिक को पढ़ना बहुत जरूरी है आप लोगों को. अगर आप लोगों को अभी somebody, one of my students from amongst you only, he had asked me certain questions regarding Vedic मेरे WhatsApp पे. So I had to tell him, कि थोड़ा पढ़ना पड़ेगा. बीच में वैदिक के कुछ रूल्स हैं मूल त्रिकोण राशि वगैरह को लेकर के, उसमें वो Vedic is different. I mean, and I will advise all of you. I don't know, somehow people are not interested in Vedic these days, but I find that since I have studied both and I teach both, Vedic is, especially in natal astrology, is as accurate as KP in natal astrology. I will not say that same for horary astrology. Maybe मैंने उतना practice नहीं किया है horary astrology Vedic में, but definitely when it comes to Vedic, when it comes to natal astrology, Vedic is as accurate. Maybe 10-20 degree का फर्क होता है. Some topics, some subjects, KP scores over Vedic. Some subjects, I think Vedic scores over KP. And another thing, आप लोगों में से किसी ने मुझे बोला है
वो before I forget, I'll just 5 minutes. True Astrology software में I think some people, कुछ लोगों को कुछ confusions हैं. I'm just closing this. मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ. इसमें कुछ प्रॉब्लम, इसमें कुछ है तो बताइए, मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ. इफ यू वांट टू इसका अगर फोटो वोटो खींचना चाहे तो आप लोग खींच लीजिए. I'll just scroll it up gradually. Slowly I'll scroll it up. In 5 minutes I'll devote to the True Astrology software. If some people had wanted to ask me regarding settings of, and where to go for what. You can slowly, I'm doing it. So when you read the video again, you can even, so that's it. I'll now change the screen and I'll just open this True Astrology one. If somebody wants to ask me something, isko kar sakte hain. Yeah, this is a live chart in the True Astrology. आप लोगों को ये आ गया क्या आपके सामने? Is it open? आ गया अभी क्या पूछना है बताइए मेरे को, आप बताइए आप लोग. See settings में, see this is customize. Okay, here customize देखिए. See my cursor. ऊपर ये जो blue हो गया है, blue में highlight हो गया, customize. इसको क्लिक करेंगे तो ये preferences आ जाता है, ठीक है. Now for horary astrology you will आप अपना ये करंट लोकेशन में हमेशा इसको बाय डिफॉल्ट करंट लोकेशन में डाल दीजिए. देखिए करंट लोकेशन, इफ यू आई हैव क्लिक्ड ऑन द करंट लोकेशन, आई विल क्लोज इट वंस एंड सी वन बाय वन विल गो. करंट लोकेशन इसको क्लिक कीजिए एंड फॉर दिस इज स्पेशली फॉर horary astrology. When you do horary astrology, this will help you. So wherever in KP horary astrology, wherever you are sitting, that is the place of judgment. So you have to put your place here. Like, see, like I'm based at Ranchi, so I'll put Ranchi here. If I as I type, ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा. Right side में, see this Ranchi has opened, if you can see. So here, no, Ranchi. See Ranchi. Can you see my cursor? Ranchi, Jharkhand. You can see it, no? Yeah. You just double click on this. Dr. Vijay, देखिए इसको डबल क्लिक कीजिए. आप जैसे देहरादून डबल इसको डबल क्लिक करेंगे ना, ये यहाँ रांची झारखंड आ गया. ये सेट लोकेशन कर दीजिए यहाँ. राइट सर. सेट लोकेशन. Current location is set to Ranchi. For you, it will be set to Dehradun. Okay. Sir. And then customize में you can see preferences. This is very important. See preferences में chart style, north, south, whatever you want, east, western, whatever you want, you can keep it there. Lunar nodes. This is for everyone. देख लीजिए. इसको कभी पेपर पे आप लोग नोट कर लीजिए. अगर those who have not set their the features आपने नहीं किया. Lunar nodes में we have to keep the lunar nodes means Rahu and Ketu. इसको हमको mean में रखना है. Mean. Coordinates for natal astrology, we'll keep it at geocentric. Okay. And when we are doing horary astrology, then we'll
put it at geographic. So geocentric में आप रखिएगा, keep it at geocentric. Okay, these you need not touch, need not touch, need not touch. Come to this right side, keep enams में, if you click here, number of enamsas will come. You have to select KP new, KP new. ये KP new में कर दिया, and then you have to just save these settings. ये settings save कर दीजिए. Rajiv sir, हाँ, I just wanted to confirm coordinates for native will be geocentric and for horary will be geographic, correct? yeah, for horary it will be geographic. Okay, so whenever you are doing a horary question, not that there is much of a change, but geographic में कर दीजिएगा, ठीक है? horary के लिए it will be geographic. Okay. अच्छा, and anything else आप लोग बताइए. देखिए, there are various tools में आप जाइए, tools में ये tools को click कीजिएगा तो बहुत चीज मिलेगा आपको इसमें. आपके काम का ये ephemeris है. If you want to know the planetary positions, by default planetary positions of this month will appear. If you click on the ephemeris, then you get the planetary positions for the place wherever you are based. Like I am based at Ranchi, but planetary positions में फर्क नहीं पड़ता है, same रहेगा. ये रांची का आ गया planetary positions इस month का. Okay, you see month here is April. So for the entire month, this is for 12 midnight. Okay, ये one से लेकर के for the whole month till 30th of April. Every day daily basis पर कौन सा planet कहाँ है, which planet is where, you get all these positions. Everything you get here. Okay, and then tools again. If you want tools, what is important for us, I'll tell you. Horoscope matching. Horoscope matching 36 गुण वाला matching जो होता है, गुना मिलाप, this is that. KPDP KP matching मिलेगा इसमें, ठीक है, वो मिलेगा. Then I don't do much of matching क्योंकि मैं नहीं मानता हूँ, और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी हम लोग मैचिंग को नहीं मानते हैं, तो मैं मैचिंग नहीं करता हूँ. करता हूँ, if somebody wants me to do it, I do it for them. So this is tools, and then view. देखिए transit chart मिलता है इसमें. You can transit chart जब कभी transit chart आपको चाहिए, you can get the transit chart from here. अभी का आज का transit chart चाहिए, you just click here. The जो planetary positions अभी का planetary positions आपको मिल जाएगा इसमें. ये planetary positions for today, for this horoscope that was open here. ये कुछ changes अभी इन्होंने किए हैं इसमें. ये हो जाए, ये मिल जाएगा आपको. Then there's a feature, if you click on this, see you get the north and the south chart together also. That feature is also there. North and south chart together you'll get used to it. धीरे धीरे आपको अपने आप ही आप थोड़ा सा इसमें reports में, if you want print करना है तो reports में आप ये पूरा horoscope print कर सकते हैं, ठीक है. preview है, print है, everything you will get, whatever you want to print for a given horoscope. Then customize में astrologers details, you can put your details. Yeah, you can put your details here. ठीक है, page header, astrologer's name, your address, telephone number, etc. All that is there. And then what else? This feature here. And then if you want to change the time, BTR करते हैं, time लगना का time, कोई भी BTR में you want to change the time of birth, तो ये नीचे में देखिए, यहाँ बीच में ये दिया हुआ है ना, hours, minutes, seconds, इसको आप change कर सकते हैं. लग्ना and ascendant changing times, ये आपको मिलेगा यहाँ पर. Ascendant, moon positions for any given day, that you will find here. Very useful features here in this astrology. ये अगर आप लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं तो वो जब हम BTR वगैरह करेंगे ना, then we will be using this. Then gradually you'll get the hang of it even more. Okay. If you want to, और उसमें इसमें कुछ पूछना है किसी को तो बताइए मुझे. सर राहु और केतु मीन लेना है, करेक्ट?
आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है अमित। और केतु we have to take mean nodes, right? मीन एम लिखा है देखिए यहाँ, आप ट्रू में डालिएगा तो ये टी आ जाएगा। ये देखिए लेफ्ट साइड में मेरा कर्सर को देखिए, एम राहु एम केतु, एम राहु एम केतु। ठीक है, some people, some astrologers are taking as true, but we are taking as KP also used to take as mean लेते हैं। ये देखिए ये दशा अंतर दशा है, दशा अंतर दशा, ये महादशा पीरियड्स हैं। इसमें डबल क्लिक कीजिएगा सैटर्न का, तो सैटर्न का सारा आपको पीरियड्स यहाँ मिलता जाएगा। ये क्लिक करते जाएंगे तो दशा भुक्ति अंतरा, ठीक है, सूक्ष्म, देन प्राण तक आता है इसमें। You get all the details here. Then this feature of the 16 Varga charts, you know, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो हम लोग यूज करते हैं ना, नवांश है, सप्तांश है, चतुरांश है, होरा है, राशि चार्ट है, सारा कुछ इसमें आपको मिलेगा। ऑल फीचर्स आर देयर। षष्ठांश है, अष्टांश है। सर वैदिक देख सर, हाँ, वैदिक देखते वक्त सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी इसमें? नहीं, कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी होगी, ऐसे ही रखना है? ऐसे ही देखना है जी, कोई सेटिंग चेंज नहीं करना होगा। शो केपी सिग्निफिकेटर्स जो हम देखते हैं, ये इस चार्ट का सिग्निफिकेटर देखने के लिए ये देखिए, ये सिग्निफिकेटर टेबल खुल जाएगा। So this is almost, you know, ये full fledged वो है इसमें। I mean, whatever features you want, I think all are given in, और इस सारा है इस ट्रू एस्ट्रोलॉजी प्रोग्राम में। आप लोगों से मैंने वो कहा है, whoever has purchased it through me, आप लोग उसका डेवलपर का मैंने आपको ईमेल आईडी दे दिया था, टेलीफोन नंबर, आप अपना मेल आईडी उनको भेज दीजिए, so that whenever he has to send an update, he will send it directly to you. Time to time, you know, 3 to 6 months में उनका updates आता है, that he will send to you and you can update it, and if you have a problem, you can get in touch with him. Okay. So now चलिए, anything else बताइए, otherwise we'll proceed with the class. इसमें सैटर्न का दशा दिख रहा है, बाकी दशा कैसे दिखेगा? बाकी कौन से पीरियड में? विंशोत्तरी दशा ये सारा आ गया ना, ये ये तो सैटर्न का दशा 18/11/2029 तक चलेगा, उसके बाद मरकरी का शुरू होगा। अच्छा, ये महादशा पीरियड्स हैं। इसमें अब क्या देखना है, सपोज मरकरी में, अब सपोज मरकरी देखना है तो यहाँ हम डबल क्लिक करेंगे, तो फिर मरकरी में, मरकरी कब तक चलेगा, मरकरी में केतु, मरकरी में वीनस, जहां देखना है उसमें डबल क्लिक करेंगे। ठीक है, तो मरकरी में वीनस, मरकरी दशा में वीनस की अंतर दशा में वीनस की प्रत्यंतर दशाएं ये हैं, फिर जहां भी क्लिक करना है वो खुलता जाएगा। और हाँ, और उसको बनाने के लिए ये एन, मतलब देखो यहाँ एन पे हमने जब कर्सर डाला तो यहाँ नीचे क्या लिखा आ गया, आप देखिएगा ये क्या लिखा आ गया, ये देखिए क्या लिखा है, एन पर डाले तो नीचे क्या लिखा आ रहा है, नेटल चार्ट, न्यू नेटल चार्ट। ठीक है, एच पे डाला तो क्या आ रहा है, न्यू होररी चार्ट, और ये इंस्टेंट प्रश्न चार्ट, ये जो खुला हुआ है ये इंस्टेंट प्रश्न है, इस टाइम का रांची का इंस्टेंट प्रश्न है ये। आप जब इसको खोलेंगे तो जो चार्ट सामने आता है, दैट इज द टाइम चार्ट। जिस टाइम आप खोलते हैं वो टाइम ऊपर लिखा रहता है, उस टाइम का वो चार्ट होता है फॉर दैट गिवन प्लेस। देखिए ये जैसे चार्ट है ना, प्रश्न चार्ट फॉर 1/4/2021 19/8/35, ये टाइम है 1/4/2020 19/8/35। ये जबलपुर मध्य प्रदेश फिर आ गया, इसमें हमको रांची करना है। आई डोंट नो क्यों डिफॉल्ट में इसका मैं चेंज कर रहा हूँ, फिर भी इसको बोलना पड़ेगा। करंट लोकेशन आई एम चेंजिंग इट टू रांची, बट आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम। क्या हो गया?
Okay. चलिए तो anyway we'll go on with our class. Okay. ओके ना, देखिए खुल जाएगा तो बताइएगा मेरे को। It is open. खुल गया ना? खुल गया। ठीक। जी देखिए ये एक लॉन्गेविटी का हमने खोला है। लॉन्गेविटी ये हमने ऊपर डेट ऑफ बर्थ टाइम वगैरह सब दे दिया है, ठीक है, बिकॉज आई हैव द परमिशन। दिस वाज ये एक हमारे फ्रेंड का बेटे का ये हॉरोस्कोप है, who was born on 2/1/1997, ठीक है, he had a very short longevity, he lived for I think just a few months। देखिए लेफ्ट साइड में ये दिया हुआ है, हमने दिया हुआ है चार्ट, हमने लेफ्ट साइड में दिया हुआ है, और ये फॉर योर कन्वीनियंस मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, बट ये हमने यहाँ से एरीज से शुरू होता है, तो मूवेबल, ठीक है, मूवेबल है ये मूवेबल फिक्स डुअल, फिर सेम इसमें चलता है, फिर मूवेबल फिक्स डुअल। तो वही इसलिए हमने लिखा है कि आप नोट्स में लिखा था हमने कि बाधक स्थान के लिए होता है, वेन एवर मूवेबल साइन इज अ लग्ना, तो फिर अगर मूवेबल है तो द 11th हाउस बिकम्स द बाधक स्थान, फिक्स साइन लगना है तो द 9th हाउस बिकम्स, और अगर डुअल साइन राशि असेंडेंट है तो 7th हाउस बिकम्स द बाधक स्थान। तो इस केस में देखिए, इस केस में इनकी लग्न एक्वेरियस है, ओके, Aquarius है which is a fixed sign, so the 9th house will become the बाधक स्थान। देखिए यहाँ 9th house जहाँ है नीचे, ये हमने बाधक हाउस यहाँ पर लिख दिया है for your convenience। आपको लिखा हुआ मिलेगा नहीं, but just for ये हमने नोट्स में बना रहा था तो हमने बाधक हाउस यहाँ लिख दिया है। Okay, now I'll just change the cursor। देखिए this is the planetary positions, cuspal positions, हाउस सिग्निफिकेटर्स हैं, सिग्निफिकेटर्स हाउस हैं, और देखिए बॉय वाज बोर्न, जस्ट ये देखिए आप इसको, अब आप लोगों को नाउ आई एम प्रिज्यूमिंग एंड अज्यूमिंग दैट बैकग्राउंड हम लोगों का बिल्कुल क्लियर है। बॉय वाज बोर्न ऑन 2/1/1997, बॉय वाज बोर्न ऑन 2/1 एंड पास्ड अवे ऑन 10/2/97, दैट मींस ही लिव्ड फॉर अ मंथ एंड समथिंग, 10/2/97, ठीक है, he passed away, डेथ हो गई उसकी। ये हमको हॉरोस्कोप दिया गया था, तो आई कुड सी, तो आई हैड वार्न्ड माय फ्रेंड, की प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सा दिखाना डॉक्टर वगैरह से, तो हमें ठीक नहीं लगता है। अब देखिए इसमें असेंडेंट लॉर्ड, जस्ट फॉलो द कर्सर, असेंडेंट लॉर्ड मर्करी, इसमें आप टेबल में देख सकते हैं, असेंडेंट लॉर्ड इज मर्करी। ये कस्प, फर्स्ट कस्प मतलब असेंडेंट सब लॉर्ड, सॉरी असेंडेंट सब लॉर्ड इज मर्करी, यहाँ लिखा हुआ है। Ascendant sublord Mercury is in the star of Venus. It is in the star of Venus. Okay. Lord of the Badhak Sthana 9th house. Lord of the Badhak Sthana 9th house. From यहाँ से आप टेबल में देख सकते हैं, Lord of 9th house, बाधक स्थान 9th house है, and Mercury उनके स्टार में है, ठीक है।
मरकरी उनके स्टार में है, 9th हाउस में कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा है. सो the sublord of the ascendant becomes the Badhak planet because it is the strongest, one of the strongest significators of the Badhak stan Mercury. Ascendant sublord Mercury is in the star of Venus. Planet किसका result देता है? अपने star lord का. Star lord कहाँ है? It is the lord of the 9th house. ठीक है. और इसके स्टार में मर्करी बैठा हुआ है. 9th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं बैठा है. प्लूटो we don't consider. So the sublord of the ascendant Mercury is in the star of Venus, lord of the Badhak Sthan 9th house. No planets in 9th house. You see this now. In the background of जो हम लोगों ने पढ़ा है उससे आप समझिएगा थोड़ा सा जो कैसे planet signification planets कैसे कैसे significator बनते हैं. तो अभी आप देखिए, to put it more simply in another manner, which planet is the significator of the 9th house, which is the Badhak Sthan? It is Sun and Mercury. And Mercury is the ascendant sublord. Okay, we are studying longevity. So the ascendant sublord is connected very strongly. It signifies the Badhak Sthan. Ascendant sublord Mercury is in the star of Venus, lord of the Badhak Sthan 9th house. No planets in 9th. Mercury again is in rapt conjunction with Sun. देखिए Mercury, now you have to come back here. Okay. Where is Mercury? Where is Mercury? Where is Mercury? ये देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखिए 11th हाउस में सन और मरकरी जो है ना रैप्ट कंजंक्शन में है. रैप्ट कंजंक्शन का मतलब सन 18 डिग्रीज का है, मरकरी 17 डिग्रीज का है. मरकरी इन रैप्ट कंजंक्शन विद सन, which is also a strong significator of the 9th. Sun is also a strong significator of the 9th and 10th, being in the star of Venus. Okay, Sun and Mercury both are very strong significators of the 10th also. 10th हमने notes में भी पढ़ा. It is not a good house for longevity. So the ascendant sublord is a very strong significator of the Badhak Sthana, 9th house and the 10th house. Also, the strength is also gained because of its rapt conjunction with Sun. Okay, Sun, which is also a significator of the 9th house, the Badhak Sthan and the 10th house. So, ascendant sublord has connections with the Badhak Sthan and the 10th house, not a good house for longevity. Okay, 10th is not good for longevity. लिख दिया हमने. Sun owns 7th also. Sun owns 7th also. 7th is what in any horoscope? It is the Marak Sthan. Sun owns 7th also. Sublord of Mercury now. Again, देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था. देखिए, you have to remember all the rules of KP. There are just 4 or 5 rules. You have to see the sublord of the sublord also. ठीक है, when you are judging a cuspal sublord, please remember one thing. एक चीज याद रखिएगा. Any cuspal sublord is just a planet. Any cuspal sublord is just a planet. A planet की strength हमेशा जो है उसके sublord से देखा जाता है. तो Mercury, the sublord of the first house, it is a planet. Its strength, its significations have to be judged through its stellar significations as well as its sublord also. तो stellar signification तो हमने देख लिया that Mercury is, ये stellar table है. ठीक है, stellar मतलब नक्षत्र level significations है. Mercury is significator of the 9th house and Mercury is significator of the 10th house. So it is not good for longevity. But Mercury का sublord क्या बोलता है? Sublord of Mercury is Mars. Sublord of Mercury is Mars. देखिए, और ब्रैकेट में हमने क्या लिखा है? Untenanted. Sublord of Mercury is Mars, untenanted, and a first-rate Marka being significator of 7th house. ये देखिए, ये untenanted Mars को हमने red में कर दिया है. Red में क्यों कर दिया है? Because
there is no planets in its stars. It is placed in the 7th house. तो इसके स्टार में नक्षत्र में कोई प्लैनेट नहीं है, तो ये फुल सिग्निफिकेशन ऑफ 7th हाउस मिलता है इसको. तो व्हाट इज द 7th हाउस? इट इज द मार्का हाउस. So the sublord of Mercury, which is the sublord of the first house, it is a first rate significator of the Badhak Sthan, the death inflicting house, and the 10th house, and through its sublord, it is a first rate significator of the 7th house, the death inflicting Marka house. तो ये क्या हो गया? हम what conclusion do we come to? And a first rate Maraka being 7th house से connection हो गया और 9th house से connection हो गया. Longevity promised is short. सर वन क्वेश्चन, यहाँ जो मंगल है वो तीसरे भाव का भी स्ट्रॉन्गेस्ट है. आ रहे हैं. जी जी जी. मंगल है, तीसरे भाव का भी है स्ट्रॉन्गेस्ट. हाँ जी, स्ट्रॉन्गेस्ट है. ठीक है, तीसरे भाव का भी स्ट्रॉन्गेस्ट है. हम आपकी बात को मान गए. अभी पूरा हमको पहले पढ़ लेने दीजिए, ठीक है ना? जी जी. मंगल है, अब इसको हमको रेज करना. देखिए, however for longevity the strength of the life giving houses 3rd and 8th are also to be seen. ठीक है, आप जो बोल रहे हैं ना, जी जी जी. हमको 3rd और 8th का भी हमको स्ट्रेंथ देखना है. दे आर लाइफ गिविंग हाउसेस. ठीक है. सबलॉर्ड ऑफ 3rd इज अनटेनेंटेड केतु. देखिए, आप जो बोल रहे हैं वो आपकी बात सही है, लेकिन किसी भी हाउस के स्ट्रेंथ को जज करने के लिए उसके हम सबलॉर्ड को देखते हैं. जी जी. ठीक है, जो आपने बात बोला वो मैंने यहाँ नोट किया हुआ है नीचे. ठीक है, सबलॉर्ड ऑफ द 3rd हाउस इज अनटेनेंटेड केतु. देखिए, अनटेनेंटेड का बहुत महत्व होता है, विच इज ऑल्सो सबलॉर्ड ऑफ द बाधक 9th कस्प. अब आप यहाँ आ जाइए. 3rd का देखिए, हमने रेड में फेंस कर दिया है. 3rd का कौन है? केतु है. ठीक है, और केतु 9th का भी सबलॉर्ड है. सो इट हैज फुल सिग्निफिकेशन ऑफ द बाधक 9th हाउस. देयरफॉर 3rd हाउस की स्ट्रेंथ जो है 3rd हाउस का सबलॉर्ड चूंकि 9th अनटेनेंटेड है और 9th हाउस का भी सबलॉर्ड है, तो लॉन्गेविटी के लिए इसने 3rd हाउस को प्रोटेक्ट नहीं किया. क्लियर? जी. ठीक है, तो ये फिर सेकेंडरी आ जाता है. ये जो आप बोल रहे हैं इसका ज्यादा महत्व नहीं होगा यहाँ पर. ये ओवर रूल कर देता है. जब देखिए, सबलॉर्ड अनटेनेंटेड एनी अनटेनेंटेड प्लैनेट, इफ इट बिकम्स द सबलॉर्ड ऑफ ए कस्प, वो उसका बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर हो जाता है. कोई भी स्टेलर सिग्निफिकेशन से ज्यादा स्ट्रेंथ जो है अनटेनेंटेड प्लैनेट बीइंग सबलॉर्ड ऑफ अ हाउस को ज्यादा स्ट्रेंथ मिल जाता है. और 3rd हाउस यहाँ प्रोटेक्टेड नहीं है. ओके, 3rd हाउस इज नॉट प्रोटेक्टेड. और दूसरा मैंने कहा अभी जब मैं रूल्स पढ़ रहा था, बिल्कुल नवजात शिशु जो होता है ना, नवजात शिशु जो होता है, एकदम न्यू बॉर्न बेबी, उसका जब हम हॉरोस्कोप देखते हैं ना, तो यू सी इट हैज अ वेरी फ्रेजाइल बॉडी. ठीक है, सो जनरली इफ द फर्स्ट सबलॉर्ड हैज नेगेटिव सिग्निफिकेशंस, तो लॉन्गेविटी उसकी जो है, लॉन्गेविटी की लीनिंग विल बी टुवर्ड्स शॉर्ट लॉन्गेविटी ओनली. ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, ये भी एक फैक्टर है. एक नेक्स्ट वाला जो आएंगे उसमें और हम उसको समझाएंगे. चलिए, ठीक है, तो ये समझिए. हाउएवर फॉर लॉन्गेविटी स्ट्रेंथ्स ऑफ लाइफ गिविंग हाउसेस 3rd and 8th are also to be seen. Sublord of 3rd is untenanted Ketu, which is also sublord of the Badhaka 9th cusp. So 3rd is not protected. 8th cusp sublord is untenanted Rahu. 8th cusp sublord is untenanted Rahu. Significator of Marak 7th house. Marak 7th house का significator है. Significator of Marak 7th house. So 8th is also unprotected. Rahu 8th का जो है
राहु 8th का अनटेनेंटेड सबलॉर्ड है, अनटेनेंटेड सबलॉर्ड, ठीक है। सो 8th इज ऑल्सो अनप्रोटेक्टेड। बॉय वॉज, अब आते हैं हम दशा अंतरदशा पर आते हैं। दशा अंतरदशा भी देखना होगा ना, ये तो है, बट if death is analyzed or predicted, then when is the death going to take place? उसके लिए दशा अंतरदशा भी पढ़नी चाहिए, जिसमें अगर डेथ होना है, शॉर्ट लॉन्गेविटी है, तो we have to see the दशा अंतरदशा also. Boy was born in Mercury, देखिए ये हल्का कर्सर है, देखिएगा थोड़ा। Boy was born in मून की महादशा और मरकरी की अंतरदशा में पैदाइश हुई थी। मरकरी ऑलरेडी डिस्कस्ड, मरकरी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है, मरकरी ऑलरेडी डिस्कस्ड। मून इज अ स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर ऑफ सिक्स्थ, मून इज अ स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर ऑफ सिक्स्थ। अब मैं फिर नीचे ले आऊंगा, पढ़ने दीजिए मुझे थोड़ा। मरकरी इज ऑलरेडी डिस्कस्ड, मून इज अ स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर ऑफ सिक्स्थ and 7th at the stellar level. Moon is a strong significator of 6th and 7th at the stellar level, owning 6th and being placed in 7th in its own star. Moon महादशा की बात हो रही है। Moon is untenanted. Moon is untenanted, sublord of the 12th cusp. Moon is also, देखिए यहाँ नीचे है, देखिए यार लेफ्ट साइड में देखिए, Moon is also the untenanted sublord of the 12th cusp. Sublord of Moon is Mercury, already discussed. Sublord of Moon is Mercury, already. So no saving grace, no saving grace. और ललित जी, जब हर एक फैक्टर जो है ना शॉर्ट लॉन्गेविटी की तरफ अगर पॉइंट कर रहा है, तो एक छोटा सा सिल्वर लाइनिंग हेल्प नहीं करता है। द बॉय डाइड इन मून ओब्लिक केतु। मून मरकरी में पैदाइश हुई, किसमें पैदाइश हुआ? मून मरकरी में, और तुरंत उसके बाद केतु आ गया 1 महीने के बाद। मून केतु में देहांत हो गया। केतु इन सैटर्न स्टार, केतु इज इन सैटर्न स्टार एंड सैटर्न ओन्स 12th। केतु इज अनटेनेंटेड, इज सबलॉर्ड ऑफ 9th कस्प, हम देख चुके हैं, सबलॉर्ड ऑफ 9th कस्प विच इज द बाधक स्थान। सबलॉर्ड ऑफ केतु इज वीनस, sublord of Ketu is Venus, lord of 9th and sitting in the 10th. This also we have seen. There are no planets in 9th. So Ketu, through its sublord Venus, reinforces its Badhak significations. The only saving grace could have been that Ketu, untenanted, is in the first. देखिए वो भी हमने लिखा है. It is in the first. First house का signification जो है, first house is a life-giving house, is in first, and in the star of Saturn in the first. But that was not sufficient in face of very adverse odds. The boy could not survive. वो एक आध महीना भी जो जिंदा रहा ना, ये थोड़ा सा saving grace जो था, इसके वजह से I think the boy could live for about 1 to 1.5 months. So everything points, everything points towards this is a Balarishta Yoga. बालारिष्ट मतलब वेरी वेरी शॉर्ट लाइफ, 8-9 साल तक की लाइफ को हम बालारिष्ट कहते हैं। इसमें थोड़ा से इंप्रूविंग अगर होंगे वो कंडीशंस, देखिए नाउ व्हाट इज आफ्टर वी हैव स्टडीड द लाइफ गिविंग, आफ्टर वी हैव स्टडीड द ascendant sublord and its connection to the life giving or the death giving houses, then we have, after that we have to see if short life is promised or very short life is promised. When is that life going to end? For that, the right Mahadasha and Antardasha will also have to come into play. If that Mahadasha Antardasha is not going to come into play, then life may not be short. Then there is something either wrong with the time of birth, something. Kuch hoga, time of birth garbad hoga, then you can say that no, there is something wrong with the time of birth. But if the time of birth, in this case, since it was my friend's son's horoscope, I knew that the time of birth was correct. So everything will fall into place only if the time of birth is correct. इसमें देखिए, if there are any questions you can ask me. I know, थोड़ा सा ये होता है, but
I urge all of you, to get जो भी आप लोगों को time मिलता है ना, जो either tomorrow, I know all of you don't get the time to study it tomorrow because most of you are working, but if during the break that we get for 1 week after our class, 3 days classes are over, जरूर पढ़ लीजिएगा. I know शुरू में it can be quite confusing. It can be quite confusing, but if you study it and if you go back to the old notes that we have already done, the basics of KP, then you will be able to link what I have tried to. देखिए यहाँ फिर हमने साइड में ये आप लोगों के लिए लिख दिया है for your convenience. Untenanted planets in this horoscope are Mars, Ketu and Rahu. Untenanted planets. The moon is also untenanted. I've forgotten to write that. Moon is also untenanted. Badhak Sthan is the 9th house, as Lagna Aquarius is a fixed Rashi. Okay, that also I have written for your convenience. And the untenanted. देखिए, in any horoscope, in KP, in any horoscope or any horary question also that you judge, see first, first see which are the untenanted planets. Untenanted planets are very important. I'll tell you, easy दो तरीका है untenanted planets को देखने के लिए. Number one, untenanted planets from you will get. See this column. 1 second. ये देखिए, ये D column को देखिए. D column को देखिए. These are sign owners, lords of houses. See, if there are no planets sitting, in these, this column will be blank always. Rahu and Ketu will not be here. For Rahu and Ketu, you'll have to go elsewhere. But for other planets appearing in D, that is house lords, lords of houses or Rashis. If this column here is blank, that means this is an untenanted planet. Like Mars, I have written here, Mars is an untenanted planet. Okay. Then again, we come to Mars again here, Jupiter. Jupiter is an untenanted planet. Ketu Rahu you will not find here because Ketu Rahu don't own any houses. Then the next दूसरा तरीका क्या है? You see the star lord column left side में देखिए, this planetary positions में आप आ जाइए, planets का, this is the Rashi lord and this is the star lord of planets. Here, if you don't find a planet here, that means that planet is untenanted. Like Rahu and Ketu, you are not finding in this column. That means there are no planets in Rahu and Ketu stars. इसी तरह आप देखिएगा unplaneted planets जो हमें यहाँ मिला है, Mars मिला है. Mars you will not find in this star lord column. You will not find Mars here. Okay, you might find it against Uranus, Neptune and Pluto that we don't consider. Mars you will not find. So Rahu and Ketu also are not found here. That means they are untenanted. There are no planets in their stars, which is very important. देखिए इसलिए हमने ये Mars red में यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है, Rahu भी red में लिखा हुआ है, because this could be misleading. If you're not, after some time when you get the hang of this, then you will be able to make out. But since Moon is here, Moon is in Moon star, so then this gives an impression that these Mars and Rahu are the second strongest significators of 7th. That is why I've written this here in red. They are untenanted planets, so they are full-fledged significators of the 7th house. Full-fledged significators of the 7th house. There is a question. Yeah. अगर जैसे यूटी आपने बताया कि अनटेनेंटेड है, तो वो किसी भी भाव का सब लोड बनेगा तो हम उस भाव को कंसीडर करेंगे. इन केस वो सब लोड नहीं बनता लेकिन नक्षत्र लोड बन जाता है किसी भी भाव का, तो क्या उस भाव को भी कंसीडर करेंगे? क्या चीज? क्या फिर से बोलिए सर. कोई भी प्लेनेट जो अनटेनेंटेड है, किसी भी भाव का सब लोड बनेगा तो उस भाव का सिग्निफिकेटर होगा. हाँ. इन केस वो सब लोड ना हो, नक्षत्र लोड हो किसी भाव का, तो भी क्या वो सिग्निफिकेटर होगा उस भाव का? नहीं, नक्षत्र लॉर्ड हो मतलब यहाँ कहाँ रहेगा? नक्षत्र लॉर्ड होगा तो यहाँ रहेगा, ऑक्यूपेंट में रहेगा जी, है ना. नक्षत्र लॉर्ड रहेगा तो या तो ऑक्यूपेंट में रहेगा या यहाँ रहेगा. ठीक है ना.
नक्षत्र लॉर्ड का मतलब क्या हुआ? देखिए ये किसके नक्षत्र में है? ये देखिए, जैसे मून इज इन द नक्षत्र ऑफ मून, तो आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मार्स जैसे है, और सिग्निफिकेटर तो होगा ही। देखिए नक्षत्र लॉर्ड मतलब स्टेलर लेवल सिग्निफिकेशन। जी 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 ठीक है, दिस वो तो इस कॉलम में आएगा। ऑल दीज आर सिग्निफिकेटर्स ऑफ अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव हाउसेस जी दैट जी यू नो जी जी दे अपीयर, दे आर Yes. ऑल सिग्निफिकेटर्स। हम्म स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। अभी जी ये इसमें डिफरेंस को समझिए, हम्म ये कस्पल सिग्निफिकेटर्स नहीं है, ये कस्पल सबलॉर्ड्स नहीं है ना, दिस इज सेपरेट। कस्पल सबलॉर्ड्स खाली ये कॉलम में है। जी नक्षत्र लेवल तो इसमें आ ही गया, सिग्निफिकेटर टेबल में आ गया वो जो मैं पूछना चाह रहा सिग्निफिकेटर हूँ। टेबल में तो जी आएगा ही। एवरी प्लैनेट विल हम्म अपीयर इन द सिग्निफिकेटर टेबल। जी 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 बट जी कस्पल सबलॉर्ड में अगर कोई कस्पल सबलॉर्ड बनता है और उसके स्टार में या नक्षत्र में कोई प्लैनेट नहीं है, देखिए जैसे डिफरेंस को समझिए। देखिए वीनस है, जैसे वीनस इज व्हाट? इट इज द कस्पल सबलॉर्ड ऑफ द फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस ठीक है, फोर्थ हाउस। बट वीनस के स्टार में देखिए कोई प्लैनेट है क्या? वीनस के स्टार में है ना, सन है, मरकरी है, जी टेनेंटेड तो है ये टेनेंटेड है। हम्म So Venus is not a full-fledged significator on its own of the fourth house. You get the difference, na? Whereas Rahu or Moon, say Moon is untenanted. Moon untenanted है क्या? हाँ, Moon untenanted है because it is in its own star. ठीक है? reinforced हाँ, reinforced है. तो हम्म Moon is a full-fledged significator of 12th house. यहाँ 12th house में कहीं Moon नहीं है. आप देखो. Why I am saying Moon is a full-fledged significator of the 12th house? Because Moon is the cuspal sublord of the 12th house sitting in its own star. Say, suppose here, second house. देखिए, आप देखिए, understand कीजिए. Why I am saying Rahu is the full-fledged significator of second house? Because it is untenanted. यहाँ पर Rahu, it is nowhere appearing as the, ये देखिए ऊपर, is Rahu appearing as significator of the second house? It is not. बट स्टिल हम क्यों बोल रहे हैं राहु सेकेंड हाउस का फुल फ्लेज सिग्निफिकेटर क्यों है? बिकॉज अनटेनेंटेड कस्पल सबलॉर्ड है। तो अपने दशा अंतरदशा जब भी राहु कहने का मतलब सेकेंड हाउस का रिजल्ट देगा। ठीक है, राहु सेकेंड हाउस का रिजल्ट हमको देगा। मार्स है, अनटेनेंटेड है मार्स। Mars is not appearing as okay. Mars is not appearing as cuspal sublord of any house. So Mars का result will be restricted to its stellar significations here. And of course, you have to always see. देखिए, another thing which I have told you in the past, I am again making it very clear. When we are talking about cuspal sublords का रिजल्ट हमको देखने के लिए वो टेनेंटेड हो या अनटेनेंटेड हो, अनटेनेंटेड है तब तो इसका रिजल्ट वो देंगे ही देंगे। बट एनी अदर कस्पल सबलॉर्ड हमें उसका स्टेलर लेवल सिग्निफिकेशंस तो देखना ही है, स्टेलर लेवल सिग्निफिकेशंस। बट उसका हमें सबलॉर्ड का सबलॉर्ड भी देखना है, बिकॉज दिस इज जस्ट अ प्लैनेट. Once you see that any Venus is significator of is cuspal sublord of the fifth house, तो हमने क्या बात, seventh house, marriage Venus significator of the seventh house है, तो Venus is going to decide marriage, ये हम पढ़ चुके हैं. Venus is going to decide marriage. Now we have to see whether Venus has any connections with second, seventh or 11th. Second, seventh, इसमें कहीं seventh में नहीं है, second में भी नहीं है, 11th में है. तो हमें देखना है. बट शादी तो होगी, ठीक है, वीनस बोल रहा है शादी होगी, कैसा शादी होगा वो हमें वीनस का सबलॉर्ड को देखना पड़ेगा. वीनस का सबलॉर्ड जुपिटर है, फिर जुपिटर के सिग्निफिकेशंस को हमको देखना होगा. वीनस जुपिटर क्या सिग्निफाई कर रहा है? जुपिटर सेकंड को सिग्निफाई कर रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट. ठीक है. तो वो इसी तरीके 11th को भी सिग्निफाई कर रहा है. तो अगर ये तो खैर बच्चा नहीं रहा, बट
जनरली खाली हॉरोस्कोप देखने का तरीका को मैं बता रहा हूँ. Yeah, there is one query, sir. Yeah. Sir, what could have been the impact of ninth house here being Bhagyasthan? We understood. No, please, no. Don't. Bhagyasthan nahi hai yahan. Hum log, we are just studying. See, I told you, no, that second house is the house of status. But the house of status will only come into play when, you live up to an age when you're going to enjoy your status. Right, sir, right. Okay. And longevity. Suppose we are studying a short longevity hum padh rahe hain na. Suppose in any given horoscope, you have judged the longevity as short longevity, but maybe you are seeing that 30, 32, 33 tak iska longevity hoga. After that, the sublords or the ascendant sublord just decides the age that a person is going to enjoy. After that, वो बाहर हो जाता है. After that, उसका role खत्म हो जाता है. When that, life will come to an end, फिर that again, for that you have to see the dasha bhukti of the marakas and the badhakas. Dasha bhukti of the marakas and the badhakas. Suppose he is going to live up to an age of 50. Then in that case, that second house, the house of status and wealth, that then comes into play. That will decide the status, the wealth that the person is going to enjoy. Then the ninth house also, if you are considering it as the ninth house as the house of fortune, okay, Bhagyasthan, then that ninth house also comes into play. Here we are just, see, second and seventh. Seventh also has the role of giving you marriage. But the marriage will only come if you live up to that age. So here we have to understand longevity. We are only studying the role of the longevity giving planets is restricted to deciding the age that the person is going to live. After that, uska role khatam ho jata hai. Sir, my question is that in case of fixed lagna, Badakistan overtakes the much more than as compared to the destiny lord ninth same house. It is considered to be, Badakistan is considered to be stronger for giving death. Okay. Right. That is my understanding. Right. Then the Maraksthanas. For dual lagnas, seventh, it is common. Seventh is the Badakistan also. So for dual lagnas, there will be only two death inflicting houses, the second and the seventh. For dual lagnas. चलिए इसको फिर हम लोग we'll go to another. ये वाला हमने देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ. You all will recall, my Vedic students will recall. देखिए, this same अभी जो हमने horoscope discuss किया है, ललित जी. जी. देखिए, ये हमने वैदिक में भी डिस्कस किया था. जी. This is the same horoscope. Date of birth 2197 10:20 AM, बरेली यूपी. Longevity के लिए हमने same horoscope we had discussed, और दोनों horoscopes में longevity was found to be the same. देखिए, अष्टांश हमने पढ़ा था, ठीक, और सेम. अभी उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट ये हमने just for you, just to give you an idea of how equally important Vedic is. वैदिक से भी हम कैसे जो है कर सकते हैं. इसमें rules are slightly different. पढ़ देते हैं, rules ऊपर दिए हैं, just in case for people who have just joined KP. देखिए, rules for judgment of longevity. The prime determinants for longevity are the ascendant, lord of the ascendant. वहां पर sublord of the ascendant है. Lord of the ascendant with the Mool Trikon Rashi in it. Lord of the 8th house with the Mool Trikon Rashi. If there is no Mool Trikon Rashi
in ascendant or 8th house, then prime determinants become ascendant and lord of the 12th with a Mool Trikon Rashi. If there is no Mool Trikon Rashi in ascendant, 8th and 12th, the prime determinants are the ascendant and Ayush Karak Saturn. That wo bhi humne wahan padha. Saturn 2nd and 7th houses also play a big role as Maraka houses. The secondary or supplementary determinants for longevity are sun and moon. ये Vedic में एक different principle है. If these determinants are strong and well placed in the Rashi and Ashtams, long life is promised. If strengths are average, middle longevity is promised. If they are weak, short life and extremely weak, Balarishta is indicated. This is the same horoscope I discussed in my Vedic class also. देखिए इसमें this is another horoscope, okay? अब इसमें इसमें बात वहां पर यहाँ आ जाती है जो हमने बोला था, ascendant sublord is connected with the Marak and both Marak and Badak houses. I think yes, Marak and Badak houses both. But it is also connected with the life-giving houses. But here the child was born with a very severe problem. उस जमाने में 1994 में this child was born with a hole in his heart. इसको जब मैं medical astrology discuss करूंगा आप लोगों के साथ, then I will present this horoscope again. ठीक है, ये this also I have discussed in my Vedic class, same horoscope for longevity. Okay, so we are taking this up. This was 1994 में इसका birth हुआ था. Also मेरे cousin sister का ये बच्चा था who passed away. I think lived for about 2 years. देखिए same things I have here given. Sub 1 minute, I'll just change my cursor. Sublord of ascendant is Saturn, okay, untenanted. Sublord of ascendant is Saturn, untenanted, and is also sublord of Marka 7th house. So first sublord Saturn untenanted, also Marka of the sublord of the 7th Marka house. Untenanted है तो 7th को भी fully signify करता है. ठीक है? As it is untenanted, it signifies 7th fully. It is also a full significator of 7th house, Maraka house. देखिए ऊपर table में देखिए. It is also a full significator of Maraka 2nd house. So 2nd, 7th दोनों को signify कर रहा है, which it owns and signifies fully. It does signify 3rd and 11th. 3rd and 11th को भी signify करता है, but could not help as the child was born with a heart problem. The sublord of Saturn is Venus. The sublord of Saturn is Venus in the 9th Badaka house. In the 9th Badaka house. And owns the 6th house of disease. Good longevity is not promised. देखिए Moon oblique Ketu started in July 1996. Child was born in 1994. Moon में पैदाइश हुई थी. Moon Ketu started in July 1996. Moon is sitting in the 10th, not good for longevity, in its own star. Moon is sitting in 10th, in its own star, owns 8th, the house of danger, and its sublord is Saturn, which is already discussed. Moon Mahadasha Lord ka sublord Saturn hai, which is already discussed. Ketu Antardasha Lord. Ketu signifies the 9th Badhak Sthan by being in the star of Venus. देखिए केतु कहाँ है? 9th house का strongest significator है. केतु की अंतरदशा में इसका देहांत हो गया था. केतु signifies 9th Badhak Sthan by being in the star of Venus, sitting in the 9th. Ketu also signifies 6th through Venus. Why through Venus? Because Ketu, कहाँ है Ketu? 6th देखिए Ketu 6th को भी signify करता है. This is the house of health and disease.
Ketu also signifies 6th through Venus, and also the 7th through Venus. Also the 7th through Venus, not very strongly, but it does signify 7th. 7th का connection already ऊपर 7th sublord, ascendant sublord से मिल चुका है. May also signifies 7th through Venus. Venus, though not very, I have written, though not very strongly. However, 6th house, one second. However, 6th house owned by Venus is unoccupied. देखिए 6th house का ओनर Venus है, ठीक है, Venus है, और Venus 6th house is unoccupied. So Venus does signify the 6th house with some strength as it is unoccupied. There is no planet sitting in the 6th house. So Venus, although it is Lord with a star with a planet in its star, but still, since its house, 6th house that it owns is unoccupied, so it gets some strength. ये B level significator हो जाता है, ये D level नहीं होता है, क्योंकि A और B blank है, A और B में कुछ नहीं है, तो Ketu becomes A level significator for 6th and Venus becomes B level significator, house of disease का. So I have written, however, 6th house owned by Venus is unoccupied, giving strength to Venus. Ketu also represents Mars. Why Ketu represents Mars? Because Ketu is in Aries. केतु राहु अभी हमने नहीं पढ़ा है. केतु राहु के रूल्स हैं कृष्णमूर्ति पद्धति में, that we'll study separately. Ketu and Rahu, they will give the result of the Rashi Lord in whichever Rashi they are sitting. So here Ketu, if you can see from this chart here, Ketu abhi partly छिपा हुआ है. Ketu is in Aries. So Ketu is the Antardasha Lord. Ketu will give the result of Mars as it is sitting in Aries. And what does Mars signify? Ketu also represents Mars, which is a strong significator of the Marka 7th house. 7th house, देखिए, Mars is the strongest significator. Okay, 7th house, as it is sitting in its own star. Mars also signifies 12th, being its owner. No planet in 12th, and Mars in its own star. Ketu thus becomes Marak and Badhak both. The child passed away on 3/8/96 during moon Ketu. ये हमने ट्रांजिट लिखा था. ट्रांजिट देखिए, मून वॉज इन सैटर्न स्टार, केतु वॉज इन मरकरी स्टार. उस दिन का ट्रांजिट निकाल के आप लोग चेक कर सकते हैं. Mercury in 8th in own star and sub of moon. You can check out the transit also. The transit, mind you, will not always tally with the event that has taken place. At times it does tally, at times does not tally. So you have to rely more on that. I do in Vedic also, as my Vedic students would know. I rely more on the Dasha period. Mahadasha, Antardasha, Pratyantardasha. Transit does not always tally. हमेशा टैली नहीं करता है. टैली करता भी है, हमेशा नहीं टैली करता है. महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, कम से कम महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतरदशा तक तो आपको जाना ही है. उसके बाद आप ट्रांजिट पे डिपेंड कर सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज अनदर केस. सर सूक्ष्म और प्राण काम नहीं करते? हाँ, सूक्ष्म आप लेना चाहे तो वो देखिए, दैट बिकम सेम एज ट्रांजिट. उसको अगर आप मिलाएंगे, सूक्ष्म तक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है. उसको आप डे टू डे इवेंट्स में आज क्या होना है भी हम पढ़ेंगे. डे टू डे इवेंट्स में डालता रहता हूँ वीडियो फ्रॉम टाइम टू टाइम, आप देखिएगा. जब डे टू डे इवेंट्स में जाते हैं, देन वी कैन गो अप टू द सब लेवल और द सूक्ष्म. जब हमें निकालना है कि आज हमारे गेस्ट कितने बजे आएंगे या आज कोरियर वाला कितने बजे आएगा, तो इन दैट केस सूक्ष्म तक या हम उस तक जाते हैं.
I am very sorry. I feel that besides एक दो लोगों के अलावा किसी ने कुछ बोला नहीं है, तो I am very very मुझे लग रहा है ऐसा तो नहीं कि लोगों को कुछ समझ में उतना नहीं आया. Can I ask all of you one by one if all of you have it is clear to you, or if there's some minor problem, which minor gap that you will cover during tomorrow or when we finish our classes? Yeah, it is clear. Are there only minor issues, or there are some major issues that you would like to discuss and get a clarification from me today itself? Anyone? बताइए, please. समझ में आ रहा है पूरा इसको एक बार देखना पड़ेगा. हाँ, देखना तो पड़ेगा. देखिए, अभी I am in no hurry at all. I'll tell you one thing. I will never be in a hurry. मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि I have told you that 30 classes है, that I will not go for 35 classes, or that I will not. If you want an extra class, or if even 2 or 3 of you want an extra class on some Sunday, वो भी मैं कर देता हूँ. तो अगर ऐसा कुछ है, कुछ नहीं समझ में आएगा, तो आप लोग मुझसे पूछिएगा जरूर से. मतलब I don't want that. वो फिर मैं नहीं चाहता हूँ कि कुछ लोगों को नहीं समझ में आए. ये देखिए, ये मैं आप लोगों को ये हाउस ग्रुपिंग एक है, इसमें आप लोगों को ये मैं मेल कर दूंगा. ठीक है, I'll send it to you. This is whatever event that you want to see. कुछ भी केपी में देखिए, जैसे आज हमने लॉन्गेविटी पढ़ा है ना. तो लॉन्गेविटी के लिए क्या कॉम्बिनेशंस होता है लॉन्गेविटी के लिए, एनीथिंग हेल्थ के लिए. ये देखिए, ये जैसे ये सबलॉर्ड का नंबर दिया हुआ है ना. फर्स्ट सबलॉर्ड से क्या देखते हैं, लॉन्ग लाइफ ओवर 60 years. क्या क्या देखना है, कनेक्शन 1, 5, 9, 10 along with 3, 10, 8. Saturn is Karaka for longevity, Badak 11th for moving, 9th for fixed, 7th for common sign. Middle life up to 66 years. क्या कॉम्बिनेशंस देखना है, शॉर्ट लाइफ के लिए क्या ऑल दिस आपको इसमें सारा मिल जाएगा. दिस इज आई थिंक दिस इज ऑलमोस्ट a 20-page डॉक्यूमेंट. मैं ये आप लोगों को मेल कर दूंगा. ठीक है, आज इसको तो एनीथिंग यू वांट, हेल्थ के लिए है, कोई भी दिस इज व्हाट वी कॉल ग्रुप हाउसिंग इन केपी. ओके, दिस इज ग्रुप हाउसिंग. एनीथिंग दैट यू वांट टू सी, जो भी देखना है आपको इसमें आप देख सकते हैं. वेल्थ है, कुछ भी चीज देखना है, कोई भी कॉम्बिनेशंस. देखिए, इसमें ये मैं आप लोगों को मेल कर दूंगा. This you will need as you go along for any matter that you want to see in KP. All the combinations are given here. देखिए, मैरिज का है, जैसे मैं बोलता हूँ ना, ये देखिए मैरिज है ना. 7th house, 7th sublord से 7th sublord marriage दिखाता. 2, 7, 11, 2, 7, 11. House 3 is a facilitator for marriage by negotiation, celebration. 5 and 8, 12. ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा. Everything you will get here. Okay सर, ये मैं आप लोगों को मेल कर दूंगा.
Yeah, Mr. Gangadharan. Yeah. आपने मेरे को भेजा था ना that Mr. भट्ट का वो, देखिए ऐसा है ना वो I don't know somehow many KP astrologers they do not lay emphasis on the sublord of the sublord of the cuspal sublord. That is very important. Okay. What they are telling, it is a modifier only, not the promiser. You know you have to see. Yeah. You have to see the stellar level, the star lord of the cuspal sublord, as well as the sublord of the sublord. Sublord of the sublord. Yes. You cannot ignore sublord of the sublord. Yeah. Whereas in planetary sublords, you have just to see the sublord of the planet. Then you don't have to see the sublord of the planet. So there lies the difference. Yeah. Yes. Okay. So Okay. sublord of the sublord, in case of cuspal sublord, you have to see. You cannot ignore that. Okay? And again, I am putting a caveat. Then if you're not sure about the time of birth, then you just ignore the cuspal sublords. Don't rely on the cuspal sublord. Okay, then you just go by the stellar level significations. Okay. Otherwise, if you are adept at doing BTR, birth time rectification, then you go ahead, do the BTR, then you rely on the cuspal sublord. BTR में some doubt है. BTR, of course, that will come in the end when we have finished everything. Then only we'll do BTR. That is the last. Yeah. Okay. So BTR, you need to know the entire KP. Only after that you can do the BTR. So, okay, I guess. Okay. If there's any confusion, you can ask me on my personal WhatsApp in the group. But my request is, please listen to the video at least. Yeah. But twice you have to listen to the video and study, whatever. Okay then. Bye. Good night. Okay. Good night. Good night, sir. Thank you, sir.